क्या पुलिस के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, क्या वो इतने दबाव में आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के या सत्ता के कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उसको इग्नोर करने लगते हैं? सिर्फ आईएएस आईपीएस की ही बात क्यों शंभू जी, यहाँ कौन है, कौन जो स्तंभ है हमारे संविधान का, कौन स्तंभ है जो पूरा साहस और ईमानदारी के साथ अपना काम कर पाया है? आप न्यायपालिका को ले लीजिए, मीडिया का ले लीजिए, तो सदुपयोग भी पूरा नहीं हो पा रहा है, लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं और उस कानून का सदुपयोग भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और एक तरफ उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी ऑनरेबल 2018 में उन्होंने ऐसा ड्रास्टिक उन्होंने जजमेंट दिया था जो बाद में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दूसरे राज्य के, इसलिए अभी हम पर वो लागू नहीं है सीधे तौर पर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं कि कमजोर के लिए, संसाधन विहीन के लिए न्याय मिलना बहुत आसान नहीं है। मेरे साथ बिहार के एडीजी अनिल किशोर यादव हैं। एक आईपीएस के तौर पे लगातार इनकी तारीफ है, देश भर में चर्चा है कि जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है उसके साथ कानून खड़ा है, और उसके प्रतीक बन गए हैं। तमाम जो खासकर बीकर सेक्शन के जो लोग हैं, एससी एसटी, उनके लिए तो एक उम्मीद की किरण है। और लगातार भारतीय संविधान, भारत की पुलिस व्यवस्था को लगातार विश्वसनीयता की एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए अनिल किशोर यादव जी को जाना जाता है। ऐसे दौर में जब पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है, लगातार लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, अनिल किशोर यादव ने एक आईपीएस के तौर पे, एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आम लोगों के बीच जो रीच बनाई है अपनी, और खासकर जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी जिस तरह से उम्मीदें जगी हैं इनसे, वो काबिले तारीफ है। और मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस व्यवस्था इकबाल से चलता है। हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, एक पुलिसकर्मी आपके सामने डंडा लेकर आ जाए और आपका इकबाल, कानून का इकबाल जो है वो कायम रहता है। और ऐसे ही पुलिस अधिकारी हैं अनिल किशोर यादव। सवाल तमाम करेंगे हम कि पुलिस की जो आलोचना होती है और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलें आती हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल वही कि पुलिस, ये जो आम लोगों में जो एक डर है, भय है, उसे कैसे देखते और क्या करने की और जरूरत है? जी, आपका कहने का अर्थ है कि पुलिस के प्रति जो लोगों में ये असहजता होती है पुलिस को अप्रोच करने में। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि 90% लोग मतलब लीगल हेल्प ले ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो ये हम लोगों को जो कॉलोनाइजर थे, अंग्रेज शासक, उनसे ही विरासत में मिली है। और अंग्रेज शासकों से पहले की भी जो हमारी व्यवस्था थी वो कोई प्रोग्रेसिव नहीं थी, वो उससे भी ज़्यादा सामंती व्यवस्था थी, वो उससे भी ज़्यादा अन्याय और उसकी पोषक व्यवस्था रही थी। चाहे धर्मों के आधार पर न्याय की व्यवस्था थी कि ये हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलेगा, ये मुस्लिम का शरिया के हिसाब से चलेगा। उसके हिसाब से तो अंग्रेजों की व्यवस्था ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेज आफ्टर ऑल वो रूलर थे। तो उन्होंने जो भी व्यवस्थाएं बनाई थी, जो मोटे तौर पे आज भी जारी हैं, तो वो विक्टिम फ्रेंडली नहीं थी। ना हम उम्मीद कर सकते थे अपने ज़माने के हिसाब से अंग्रेज़ों ने जो व्यवस्था बनाई, जो कोर्ट्स दिए, जिसमें अब तक हमने कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए हैं, कोई रेडिकल बदलाव उन कोर्ट्स में नहीं किया गया है। जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारा है, बेसिकली जो कॉलोनाइजर वो थे, शासक थे, रूलर थे, वही मोटे तौर पे वही व्यवस्था है। कुछ कुछ चेंजेस होते रहे समय समय पर, लेकिन वो बुनियादी बदलाव नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मैं हमेशा इस बात को उठाता हूँ, किसी भी तरह के फॉर्मल फोरम हो या फिर इनफॉर्मल टॉक्स हो, कि भाई हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, होलिस्टिक तरीके से, पूरे समग्र तरीके से उस पर विचार हो, उस पर बहस हो, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमारा प्रयास हो। पुलिस उसी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है जिसे सबसे पहले जनता का सामना पड़ता है, और वो उसी लीगेसी को लेके चल रही है। ताकतवर का लठैत बन जाना अंग्रेज के ज़माने से ही पुलिस के चरित्र में आ चुका था,
और उसमें दुर्भाग्यवश हम बहुत कुछ सुधार नहीं कर पाए हैं। और ये सिर्फ पुलिस का इसीलिए अकेला मसला नहीं रहता। मैं कहता हूं कि ये जो बहस है पूरे तौर पर पूरे समग्र जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से जुड़ी हुई बहस है, इसलिए उस पर बात होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए और तभी ये सार्थक हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। खाली पुलिस रिफॉर्म के बात करने भर से या इंडिविजुअल्स के बारे में बात करने भर से कुछ नहीं होना। जब जुडिशियरी सिस्टम के जब लोग मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, हम तो आपसे, आप पुलिस के अधिकारी हैं, मेरी एक धारणा है, मैंने कई बार बोला भी है कि भारतीय पुलिस के बारे में मेरी राय है कि ये पैसे वालों को बचाती है और गरीब को फंसाती है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि जो अंग्रेज शासक के हम लठैत के रूप में दिख रहे थे, ऐसा कहाँ। आप याद कीजिए चौरी चौरा क्या था। चौरी चौरा में जो चौरी चौरा थाना जलाया गया, फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग शामिल थे, आम जनता थी, वो चौरी चौरा में थाने में जलने वाले पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी कौन थे? वो भी इसी देश के निवासी थे। और लेकिन वो जो शासक जो अत्याचार कर रहा था उस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, उनके खिलाफ नहीं, लेकिन जैसे अभी अमेरिका में ब्लैक लोगों की क्रांति प्रोटेस्ट था, वहां के पुलिस प्रमुख ने वहां के राष्ट्रपति को कहा कि माइंड योर लैंग्वेज, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मुंह बंद रखिए, हम संविधान के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या पुलिस के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, खासकर आईपीएस ही पुलिस के बड़े पदों पर बनते हैं, डीजीपी बनते हैं, एडीजी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, एसपी होते हैं, क्या वो इतने दबाव में आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के या सत्ता के कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उसको इग्नोर करने लगते हैं? सिर्फ आईएएस आईपीएस की ही बात क्यों शंभू जी, यहाँ कौन है, कौन जो स्तंभ है हमारे संविधान का, कौन स्तंभ है जो पूरा साहस और ईमानदारी के साथ अपना काम कर पाया? आप न्यायपालिका को ले लीजिए, मीडिया का ले लीजिए, तो अब इसमें आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेसी हो, इसको उसको अभी उंगली उठाना ही बेकार है। यहाँ हम लोगों की औकात नहीं है कि उस तरह की बात जो आपने बताया कि अमेरिका में ऐसा कहा गया, ये चीज़ हमने सिस्टम समाज बनाया ही नहीं और ये एक दिन की चीज़ नहीं है। एक दुष्यंत कुमार साहब की जो गज़ल का आखिरी शेर मुझे अक्सर याद आता है इस तरह मौक़ों पे। उसका पहला शेर तो ये था कि अब किसी को नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। उसका आखिरी शेर ये होता है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये हमने थोड़ा थोड़ा उसमें नेगेटिव डिटोरिएशन की तरफ और तो फिर आप क्यों लकीरें तोड़ रहे हैं? आपकी जो रीच है आम लोगों में, ये इंडिविजुअल एफर्ट है समूह जी। इंडिविजुअल्स ज़्यादा संवेदनशील या ज़्यादा मेहनती या ज़्यादा कर्मठ हर जमाने में रहे थे, आज भी हैं, हर जमाने में रहेंगे। कम ज़्यादा उनकी संख्या होती रहेगी हालात के हिसाब से। तो किस तरह की कठिनाई, जब आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, ईमानदारी से लोगों के लिए काम करते हैं, एक आईपीएस है, आपकी वो हनक नहीं है, आपको लगता है कि हम जनता के सेवक हैं, तो फिर किस तरह की कठिनाई सामने आती है? सत्ता से भी आती है और आपके सिस्टम से भी आती है, दोनों तरफ से, या कहीं से सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट देखिए, जब हालात सिस्टम में जो फ्लॉ रहते हैं, जो कि मैं बेबाकी से कहना पसंद करता हूँ, हर फोरम पे मैं कहता हूँ जहाँ मुझे ऑफिशियली बात कहने का मौका मिलता है या फिर आप अनऑफिशियली हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जस्ट डिलीवरी सिस्टम, जस्ट डिलीवरी सिस्टम, ये है असली चीज़। एज ए होल इस पर डिबेट होनी चाहिए। इसकी मैं तुलना करता हूँ समूह जी कि जो जिंदा जो प्राणी है ना, जो ऑर्गेनिज्म है लाइफ, उनका जो हमारे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होमो सैपियंस सैपियंस की, इसके इम्यूनिटी सिस्टम से मैं तुलना करता हूं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की। रोग प्रतिरोधक जो तंत्र होता है वो है हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अगर हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम दुरुस्त है तो बीमारियां नई पुरानी नई भी आए, नया वायरस कोविड आ रहा है तो भी उससे लड़ने के लिए जल्दी तैयार होगा। कोई नए जमाने के नए विकास के साथ सभ्यता का विकास हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं तो उसमें नए क्राइम आए, नई चीज़ें आई, नई बुराइयां समाज में आई, उनको भी हैंडल करने की उसकी क्षमता है। लेकिन जब हमें एड्स हो जाता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमारे देश को एड्स हुआ है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, और हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म के, ये कोई एंटीबायोटिक दे दें, हम फलाना सिंह हैं, हम फलाना, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम फलाना कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। ये एंटीबायोटिक्स का जो वादा करते हैं ये शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होने वाला है। असली चीज़ है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम
पूरी समग्र तरीके से उस पर बात हो, उसको ज़्यादा अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम तैयारी करें, तो वो स्याह को स्याह, सफ़ेद को सफ़ेद, ब्लैक को ब्लैक, व्हाइट को व्हाइट करेगा और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता एक हमारी और हम बढ़ाएगा। सब्जेक्टिव सवाल लेते हैं, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट पर आएंगे कि मेरी राय है ये कि अगर दरोगा को हम ठीक कर दे तो थाना ठीक हो सकता है, एसपी को ठीक कर दे तो जिला ठीक हो सकता है, डीएम ठीक रहे तो भी जिला ठीक हो सकता है, मुख्यमंत्री ठीक हो जाए तो स्टेट ठीक हो सकता है। विल यू एग्री और नॉट? मैं फिर कह रहा हूं समूह जी, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक इससे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि ये हम इंडिविजुअल सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन या सर्टेन पदों को टारगेट कर रहे हैं। हमको पूरा बीमारी की साइंटिफिक एनालिसिस करना पड़ेगा। अब दरोगा क्यों ठीक हो जाएगा, एसपी क्यों ठीक हो जाएगा, डीएम क्यों ठीक हो जाएगा, सीएमई क्यों ठीक हो जाएगा, पीएम और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों नहीं ठीक हो जाएगा, और वो क्यों ठीक हो जाएगा, क्यों ठीक होने के ऐसे हमारे समाज में क्या व्यवस्था है कि इनमें से कोई भी ठीक हो जाए या सब ठीक हो जाए? ऐसा हमने समाज बनाया क्या? सबको अकाउंटेबल करना होगा। वो कहां से होगा? यहां जो ताकतवर कहीं मूर्ख बना के आपको पहुंच गया तो वो सबको ध्वस्त कर देगा। ये चीज कहां से आएगी? वैल्यू सिस्टम। तो ये ऐसी दाढ़ी वैसी दाढ़ी उनके प्रवचनों से आएगी, इन धर्मशास्त्रों उन किताबों से आएगी। वो मैं कहना चाहता हूं कि बहस इस पे होनी चाहिए कि असली चीज कहां से आती है, कि ये सही है ये गलत है, ये कौन तय करता है, कहां से तय होता है? किताबें और ये चीजें बोलने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, कानून संविधान और सब बोलने में पढ़ने में, और मतलब हम सिर्फ पुलिस को ब्लेम करें, हमारा वैल्यू सिस्टम, जनता का ही वैल्यू सिस्टम बहुत खराब है। नहीं, जनता वाले फिर जनता में हम ब्लेम करने में लग जाते हैं। वैल्यू सिस्टम भी किनको सुधारना था? ये बहस इंटेलेक्चुअल्स को करनी थी कि वैल्यू सिस्टम कहां से सुधरेगा। मैं कहता हूं, मेरा दावा है, इसके लिए मैं सभी जूरिस्ट, सभी इंटेलेक्चुअल किसी के भी साथ में डिबेट करने को तैयार हूं, किसी भी फोरम पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एज ए होल, होलिस्टिक तरीके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे अब बार बार इशारा कोर्ट की तरफ है। नहीं, नो नो नो, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऊपर वो शिरोमणि है, वो शीर्ष पे बैठा हुआ कोर्ट, लेकिन वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो पुलिस और कोर्ट ही तो है जस्टिस। पुलिस, कोर्ट, वकील, और सबसे बड़ी चीज है उसमें कोर्ट। कोर्ट को आप भूल जाते हैं। उन किताबों में भी संशोधन की जरूरत है जो इतने लूप होल्स प्रोवाइड करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो खाली कोर्ट के स्ट्रक्चर की बात आएगी तो उतनी कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा मानना है कि असली काम होना चाहिए आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी में तो सब्सटेंटिव लॉ है, आईपीसी में उतनी ज्यादा काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस चीज को पुरस्कृत किया जाना चाहिए था उसमें आपको पनिशमेंट है या इसका उल्टा। इस बहस का ज्यादा कुछ अर्थ मेरे पास नहीं है कि 10 साल से सजा बढ़ा के 12 साल कर दो या आजीवन कारावास कर दो या फांसी कर दो। इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, दंड की कठोरता, लेकिन इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है वो चीज कि किस प्रक्रिया के द्वारा आप ये चीज तय करते हैं और वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, अकाउंटेबल है या नहीं है। तो सीवियर पनिशमेंट हम निर्भया के बाद में हमने फांसी की सजा दी बलात्कार के मामलों में और उसमें, लेकिन उसके बाद क्या बलात्कार कम हो गए? और दूसरी तरफ वही सिस्टम ये भी करता है कि एक देश में बहुचर्चित मामला है जहां बलात्कार और गैंगरेप हुए, मर्डर्स हुए और उन लोगों को कन्विक्शन हुआ, हम लोगों ने प्रीमैच्योरली उनको जो कन्विक्ट थे उनको जेल से बाहर निकाल लिया है। तो ये क्या है? तो ऐसे नहीं होगा। ये मतलब सजा ये मानते हैं कि रसूख है। के हिसाब से पुलिसिया व्यवस्था काम करती है। पुलिसिया व्यवस्था क्या, पूरी व्यवस्था, वो जो निकाला वो पुलिस ने निकाला है, वो किसने निकाला है? चलिए आपके डिपार्टमेंट पर आते हैं। एक बड़ा तो सब शामिल है, बड़ा सवाल है। आप बीकर टॉप एग्जीक्यूटिव शामिल है, टॉप जुडिशरी शामिल है, कौन नहीं शामिल है? ये पूरी बातचीत हम लोग की है और इसको निजी तौर पे ले जो अपना एक्सपीरियंस है। सर आपको क्या लगता है, आप बीकर सेक्शन के एडीजी हैं, एक सवाल है, दो पक्ष हैं। SC/ST एक्ट को लेकर जो एक तबका है वो कह रहा है कि इसका दुरुपयोग होता है, दूसरी तरफ सच्चाई है कि SC/ST एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है और जो सबसे ज़्यादा जो इस देश में जो विक्टिम हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ी जातियों के लोग हैं ड्यू टू कास्ट डोमिनेशन या कास्ट हेजेमनी। तो उसको कैसे देख रहे हैं, क्या दुरुपयोग हो रहा है या उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है? देखिए, विडंबना यह है कि दोनों ही बातें सही हैं। सदुपयोग भी पूरा नहीं हो पा रहा है, लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं और उस कानून का सदुपयोग भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और एक तरफ उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। और इसके लिए फिर मैं बता दूं, जो शॉर्ट साइटेड तरीके से इस पे बहस होती है वो नहीं है। मैं इसको फिर उस बहस को वहां तक ले जाता हूं। ये फेलियर उस कानून विशेष का नहीं है,
ये फिर से फेल्योर है पूरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का। आखिर किसकी जिम्मेवारी है कि अगर आपने किसी पे, आप मान लीजिए एससी हैं, आपने मुझ पे झूठा केस कर दिया, तो झूठा केस को झूठा साबित करके और उसको करने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी तो नहीं है, न मेरी है। वो इसी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की व्यवस्था की है, इसी पुलिस की है, इसी कोर्ट की है, इसी कानून की है। तो ये सारी चीजें, और भी कानूनों का दुरुपयोग होता है। और एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट या महिलाओं के पक्ष में बनाए गए कानून, महिला अत्याचार 498A, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इनके बारे में भी बहुत बात होती है कि इनका बहुत मिसयूज होता भी है मिसयूज, लेकिन इनके अलावा भी सबका होता है मिसयूज, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बात उठती है उन्हीं मामलों की जो कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए जो कानून अतिरिक्त रूप से मजबूत बनाए गए, उन पर सवाल हम बड़ी आसानी से उठा देते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी ऑनरेबल 2018 में उन्होंने ऐसा ड्रास्टिक उन्होंने जजमेंट दिया था, जो बाद में ऑर्डिनेंस से ये हुआ और बाद में रिव्यू पिटीशन में उसको लार्जर बेंच ने उलट दिया। तो वो जो उस बेंच में थे वो आज के हमारे ऑनरेबल सीजेआई बन चुके हैं, जिनका वो जजमेंट उल्टा गया। तो ये चीजें भी हो रही हैं। तो कमजोर वर्ग के पक्ष में जो कानून बनाए जाते हैं वो सबसे पहले टारगेट लोग कर लेते हैं, क्योंकि बायसनेस है। एससी और एसटी के खिलाफ सारा जो बाकी नॉन एससी एसटी है, सॉल्यूशन डाइवर्सिटी है। अगर हर जाति और धर्म के अधिकारी हो, शेड्यूल कास्ट थाने भी बनाए गए हैं, शेड्यूल ट्राइब थाने भी बनाए गए हैं, डाइवर्सिटी हो सिस्टम में, तो एक सॉल्यूशन दिख रहा है। डाइवर्सिटी से चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उससे बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो अल्टीमेट सॉल्यूशन यहाँ उतने भर से भी नहीं है। वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ ही यह भी जरूरी है, बार बार मैं कहता हूं कि हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम की। उपदेश देने से, बातें करने से नया कानून हमने इनेक्ट कर दिया, किताब में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, भाषण देने में अच्छा लग रहा है, वोट देने में, वोट लेने में, वोट मांगने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट होता है जमीन पर। और जमीन पर इंप्लीमेंट होते होते उसके बीच में इंसानी फितरत के कितने सेट्स, कितने फैक्टर्स आ जाते हैं। कहां कौन इंसानी फितरत में जो बेईमानी है और स्वार्थ और सेल्फ प्रिजर्वेशन घुसा हुआ है, कहीं जाति के रूप में, कहीं धर्म के रूप में, कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में, कहीं पैसे की बेईमानी, इतनी तरह की चीजों से गुजरते तो मान ले कि हम लोग अभी सिविलाइज सोसाइटी नहीं हुए हैं, हम लोग इथिकल ह्यूमन नहीं हुए हैं, सिविलाइज नहीं हुए हैं। नहीं, सिविलाइज्ड हम हैं, बाकायदा सिविलाइज्ड हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, सिविलाइजेशन की जो परिभाषा आती है वो सब कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सिविलाइज लोगों में से भी जो उसकी ज्यादा से ज्यादा संख्या न्यायप्रिय चीजों की होनी चाहिए, जिनको वैल्यू की बात होती है, इंसाफ पसंद की बात होती है, वो चीज कहां से आएगी? वो यहां से आएगी। मुझे सबसे ज्यादा डिलीवरी सिस्टम पे काम सबसे ज्यादा कॉल आते हैं कि जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं, जो एससी एसटी एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, क्या इसमें ये सच है कि कई सारे फैसले आते रहते हैं। अभी केरल हाई कोर्ट का आया, कर्नाटक हाई कोर्ट का आया, तो क्या लगता है कि एससी एसटी एक्ट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, अमूमन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो खराब है अभी भी इस देश में, जाति की वजह से उनका शोषण हुआ है। तो किस तरह के, मतलब कैसे, अगर कोई, मैं मान लो मैं विक्टिम हूं, तो मैं कैसे पहले अप्रोच करूं? पहले सीधे थाना जाऊं? और क्या पुलिस वाले के लिए मैंडेटरी है कि पुलिस अधिकारी की उस एफआईआर को लॉन्च करें, या वो कंप्लेन भी ले सकते हैं और जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज होगा? एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में या फिर महिला पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, किसी भी जाति की महिला पर, ये दो तरह के प्रावधान ऐसे हैं कम से कम कि इसमें कोई स्कोप नहीं है पुलिस को मना करने का, जांच में रखने का। जो रखते हैं वो कानून अपने हाथ में लेके कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, चाहे वो आरोप झूठ ही हो, बाद में साबित हो जाए, कोई बात नहीं। एफआईआर दर्ज करिए, झूठ है झूठे को साबित करिए, और जो झूठा है, झूठा केस करने के लिए इंडियन पेनल कोड में अलग से प्रावधान है, सेक्शन 182 है, सेक्शन 211 है, उस तरह में प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट डालिए उसके खिलाफ। आप जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं। जब आपको रिपोर्ट किया गया तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है, मींस करनी है, शैल, और नहीं कर रहे हैं तो आप नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है जो पनिशेबल है। एक तो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की धारा 4 भी पनिशेबल बनाती है। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में भी निर्भया केस के बाद से जो अमेंडमेंट हुए थे, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से, उसमें भी ऐसी बहुत स्ट्रांग धाराएं जोड़ी गई हैं जिससे पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल बनाया जाए। पब्लिक सर्वेंट अच्छा, जिस केस में अगर वो आरोप गलत, अगर जानबूझकर किसी बदले की भावना से अगर वो आरोप लगाया गया, तो उस स्थिति में क्या होगी? वो तो मैं बता ही रहा था कि सेक्शन 182, 211 किसी पे भी लागू होता है। झूठा केस करने वाला चाहे एससी एसटी मेंबर हो
और चाहे महिला हो या कोई भी हो, इसमें किसी ने किसी को नहीं कह दिया है कि भाई अब झूठा है तो आप उसका वो नहीं करें। सजा का प्रावधान है। हाँ, उसका प्रक्रिया 182 211 उसके अलावा कुछ और भी सेक्शन। अरेस्टिंग को लेकर एक लगातार क्या SC/ST एक्ट में जैसे 376 में है कि गिरफ्तारी होगी, SC/ST एक्ट में भी इसी तरह के प्रावधान है कि गिरफ्तारी होगी अगर आप पर आरोप लग रहे हैं तो, या जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 7 साल की सजा वाले मामले में ही गिरफ्तारी हो, उससे कम वाले में जांच हो सकती है? देखिए 7 साल वाली जो आपने बात बताई सुप्रीम कोर्ट वाला, तो मामला अवनीश कुमार बनाम बिहार राज्य, यही बिहार से ही मामला चला था, उसमें 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कानून के इंटरप्रिटेशन का सर्वोच्च हमारा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कानून के दायरे से वो भी बाहर नहीं जाता है। सेक्शन 41 CRPC में ही जो चीजें दी गई हैं उन्हीं के बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने चीजों को और एलेबोरेट किया था। अब सेक्शन 41 CRPC कहाँ लागू होगा वो हमारे कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट होता है। CRPC की धारा 5 बताती है कि कहीं स्पेशल प्रोविजंस हैं, लोकल लॉज हैं, कोई स्पेशल लॉज हैं, तो उन पर ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। वहां स्पेशल एक्ट के अपने प्रोविजन कुछ हैं तो वो लागू होंगे। इसके लिए लैटिन में जूरिस्प्रूडेंस में एक मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम के जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, मतलब जनरल पर स्पेशल प्रभावी होगा, इसका उल्टा नहीं होगा। तो उस हिसाब से जब SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पे जब हम पहुंचते हैं तो उसका सेक्शन 20 भी स्पष्ट करता है कि इसके प्रावधान ओवरराइडिंग होंगे सभी पर और प्रावधानों पे, और उसी में सेक्शन उसके जो और भी सेक्शंस हैं उनको पढ़ के और उसकी पूरी उससे वो निष्कर्ष निकलता है कि ये इसमें अरेस्टिंग जरूरी है, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसे डरा धमका न सके उसको पीड़ित पक्ष को। रूल्स जो बनाए गए उस कानून के, तो रूल का 12 नियम 12 उपनियम 2 में साफ कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जिम्मेवारी है कि FIR उसकी दर्ज हो जाए और टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू एप्रीहेंड द एक्यूज्ड, यानी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस सब के आधार पर मेरा बिल्कुल मानना है, मैंने लिखित में अपना राज्य में जो यहाँ पुलिस हमारी कंफ्यूजन में अभियुक्तों को मदद पहुंचा रही थी वो मैंने दूर करने के लिए मैंने आदेश निकाला है, और अब मेरी नज़र में ऐसा कोई मामला अब नहीं आ रहा है। अब पुलिस ऑफिसर हमारे कर रहे हैं कि जब केस सच्चा है, हम कहते हैं अब आप टाइम ले लीजिए, 4 दिन एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जिस बंदे के खिलाफ केस सच्चा है उसकी अरेस्टिंग ही होगी और कोई चारा नहीं है। ये कानूनी प्रावधान है। इसका मुआवजे का किन किन केसों में मुआवजे का प्रावधान है SC/ST एक्ट में, किस तरह के मामलों में? सभी मामलों में SC/ST एट्रोसिटीज का मामला जब एक बार हो गया तो उसमें सभी कोई भी किसी भी तरह का, अब उसमें उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उसमें प्रावधान है, तो जो ज्यादा गंभीर सेक्शन है, जो गंभीर धाराएं, बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, तो उसमें अधिकतम मुआवजा राशि के प्रावधान है, और कुछ हल्के ऑफेंस हैं जिसमें क्षति उतनी बड़ी नहीं है, तो उसमें जो रूल्स जो बनाए गए हैं उनमें प्रावधान जो मुआवजे की राशि है वो कम है। तो अलग अलग तो मुआवजे की राशि आफ्टर पनिशमेंट है या आरोप ट्रायल के दौरान ही आपको मुआवजा? हाँ, उसकी स्टेज है, FIR होने के बाद ही कुछ हिस्सा मुआवजे का वो देय हो जाता है, कुछ चार्जशीट के बाद हो जाता है। और अभी कहीं सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दूसरे राज्य के, इसलिए अभी हम पर वो लागू नहीं है सीधे तौर पर, किसी ने ऐसा कहा कि भाई कन्विक्शन के बाद ही उसको लागू हो। तो मेरे हिसाब से इस तरह का जजमेंट कोई भी ऑनरेबल हाई कोर्ट दे रहे हैं या कोई भी करें, मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर गलत है और ये विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। एक और ये कानून नहीं है, सरकार ने बनाया, मुआवजा इस स्टेज में मिलेगा तो मिलेगा, इसमें किसी कोर्ट का इसमें कोई दखल नहीं हो सकता कि भाई मुआवजा इसके बाद ही मिलेगा। ये कोर्ट अगर जा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, अगर किसी केस में अगर आरोपी बरी हो जाता है तो क्या मुआवजे की राशि लौटानी पड़ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ बड़े सवाल थे जो रोज मुझसे पूछे जाते हैं, और बिहार के ADG अनिल किशोर यादव जी थे मेरे साथ, और उम्मीद है कि आपको बहुत मदद मिलेगी इस पूरी बातचीत से। हमारी कोशिश है कि भारतीय संविधान, भारत की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि सबको न्याय मिल सके। जाति, धर्म, पैसा, अमीरी, लिंग के आधार पे भेदभाव न हो। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।